हेलो प्यारे बच्चों, फिर से आप सबका स्वागत है हमारे चैनल लर्न एंड शेयर पे। तो आपकी जीतू भैया फिर से आपके लिए लाए हैं एक और नया पार्ट। जो चैप्टर हमारा चल रहा था गति के नियम, तीनों नियम अपन ने खत्म कर लिए। लास्ट क्लास में अपन ने संवेग संरक्षण का नियम भी देख लिया और आपने वहां पे हमारे फिरोज भैया की कलाकारी देख ही ली होगी। ठीक है, हाथ में मेरे बम फोड़ दिया उन्होंने, ठीक है, पर मैं मरा नहीं हूँ, डोंट वरी, क्योंकि वो एक थंबनेल था। तो आई होप सबको इसके अंदर वीडियो के अंदर बहुत मजा आया होगा पढ़ने में। लास्ट क्लास जो थी हमारी उसमें मैंने आपको एक न्यूमेरिकल होमवर्क दिया था जो कि एनसीईआरटी का था। मैंने आपको बोला था ट्राई करना। तो आज हम सबसे पहले वो टॉपिक मतलब वो न्यूमेरिकल खत्म करेंगे और फिर हमारा जो आज का मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है संगामी बलों का संतुलन। ठीक है, जो हमारे कॉन्करेंट फोर्सेस होते हैं उसको कैसे बैलेंस करते हैं वो आज अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है आज के वीडियो में क्योंकि आज हम बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो देखो, आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें दिख रही होगी, पुली वुली दिख रही होगी और ये ना रस्सी खेल रहे हैं, टग और फॉर का जो गेम होता है, रस्सा कस्सी वाला गेम, वो दोनों ये लोग खेल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके की कुछ चीजों के बारे में आज बात होने वाली है। पर उससे पहले जैसा मैंने आपको बोला, लास्ट क्लास का हमारा एक क्वेश्चन आप लोगों को जो मैंने ट्राई करने के लिए दिया था, आई डोंट थिंक सो पॉज करने की जरूरत है आप लोगों को, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपको मैंने पहले ही दे दिया था। ठीक है, चलो देखते हैं। दो सर्वसम बिलियर्ड्स। बेटा बिलियर्ड्स बॉल क्या होती है, आप सब पोल गेम जानते होंगे। पोल गेम के अंदर जो बॉल यूज होती है उसको हम बोलते हैं कि उनमें जो टक्करें होती हैं, या अगर वो बिल्कुल चिकनी सतह पर अगर गति करें तो उनसे जो टक्करें होंगी उनके अंदर घर्षण बहुत कम होगा। उनके बीच में जो कोलिजन होती है, जो टक्कर होती है, पूरी तरीके से प्रत्यास्थ टक्कर होती है। ठीक है, तो इस उन्हीं बॉल्स की यहाँ पे बात कर रहा है ये। तो दो सर्वसम मतलब एक जैसी, आइडेंटिकल बिलियर्ड्स में से किसी दृढ़ दीवार से समान चाल से परंतु भिन्न कोणों पर टकराती है। नीचे दर्शाए गए 5.6 की भांति बिना समय परिवर्तित मतलब बिना मतलब ऐसे बिना वेग में परिवर्तित हुए वापस टकरा के वापस आ जाती है। ये बिना वेग है हमारे, ये बिना वेग में परिवर्तन हुए। ठीक है ना, वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा, मतलब टकरा के वापस उसी वेग से चली गई। प्रत्येक गेंद के कारण दीवार पर बल की दिशा क्या होगी और दीवार द्वारा दोनों गेंदों पर लगे हुए आवेगों का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखो क्या है भाई, ये पहली दृढ़ दीवार हमारी। अच्छा, फिजिक्स में जो भी चीज दृढ़ होती है मतलब ठोस होती है, जिसका शेप साइज वगैरह चेंज नहीं हो सकता, उसको इस तरीके से हम दर्शाते हैं। लाइन बना ली, दीवार है, और इस तरीके से अपन ने डायगोनल लाइंस बना ली। ठीक है, टेढ़ी लाइनें बना ली, तो ये किसी दृढ़ पिंड को बताती है। तो देखो, आपने बॉल को फेंका, मान लो ये दीवार है, आपने बॉल को ऐसे फेंका और फेंकने के बाद वो वापस ऐसे आ गया आपके पास। ठीक है, एक आपको ये प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम थोड़ी इंटरेस्टिंग है, फर्स्ट वाली तो बच्चों जैसी है, और दूसरी में हमने उसको 30 डिग्री के कोण पे फेंका है और आपसे ही पूछ रहा है कि प्रत्येक गेंद के कारण दीवार पर बल की दिशा, पहली चीज, और दूसरी बात दीवार द्वारा दोनों गेंदों पर लगने वाले आवेगों का अनुपात अपने को निकालना है। ठीक है, सिंपल सी बात है क्वेश्चन। तो देखो, अगर मैं आपसे इसके लिए आवेग पूछूं, फर्स्ट वाली कंडीशन के ऊपर बात करते हैं। फर्स्ट वाली कंडीशन में देखिएगा, जब बॉल यहां गई तो द्रव्यमान उसका हमें दे रखा है, तो हम मान लेते हैं हमारी इच्छा से कि हमारा जो द्रव्यमान है वो कितना m है। m द्रव्यमान की एक वस्तु जो है सीधी जाती है। ठीक है, किस वेग से गई भाई, u वेग से। तो एक दिशा को हम धनात्मक मान लेते हैं जैसा हम हमेशा से करते हैं, और एक कोणात्मक। तो जब वहां बॉल गई u वेग से गई भाई, ठीक है, तो जब जा रही है तो यानी उसका प्रारंभिक वेग क्या रहा, u ही रहा, तो इसका प्रारंभिक वेग हो गया हमारे पास u। जब वो टकरा के वापस आई, देखो गई, और जब वो टकरा के वापस आई तो उसी वेग से आई, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि इस बार उसके वेग की दिशा चेंज हो गई, यानी अंतिम वेग जो है वो माइनस ऑफ यू के इक्वल है। बस ये एक पकड़ने वाली चीज थी, बाकी तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, अभी देखो, u की वैल्यू में u मिल गई, v की वैल्यू में माइनस u मिल गई, हमें निकालना है इसका आवेग। अब आवेग के अपन ने 4 फॉर्मूले पढ़े, उसमें से क्योंकि मुझे द्रव्यमान पता है m, उसका वेग पता है प्रारंभिक और अंतिम, तो मैं कौन से रूल का यूज करूंगा कि जो आवेग होता है वो संवेग के परिवर्तन के बराबर होता है। मतलब हमारा जो I है वो किसके बराबर हो जाएगा, डेल P, संवेग में परिवर्तन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब जैसा कि हम जानते हैं अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। किसी बच्चे ने पूछा सर ये PF क्या है, तो बेटा मैं बहुत बार बता चुका हूं, F का मतलब होता है फाइनल, इसलिए हम लिखते हैं PF। यहाँ पे इसको P अंतिम भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
ऐसे आई का मतलब होता है इनिशियल, प्रारंभिक, इसलिए इसको अपन लिखते हैं पी आई। ठीक है, तो देखो द्रव्यमान तो हमारे पास m है, अंतिम वेग कितना है माइनस का u, माइनस m, और ये क्या हमारे पास प्रारंभिक वेग u। ठीक है, तो देखो क्या है हमारे पास माइनस का mu, माइनस का mu, और हमारे पास देखो क्या ही वैल्यू माइनस का 2mu। ठीक है, क्या ही वैल्यू माइनस का 2mu, यही संवेग में परिवर्तन है और ये आवेग के बराबर भी है। ठीक है, अभी इसका एक प्रॉब्लम था, क्वेश्चन ये था पहला, प्रत्येक गेंद के कारण दीवार पर बल की दिशा क्या होगी। प्रत्येक गेंद द्वारा बल दीवार पर जो बल लग रहा है उस बल की दिशा क्या होगी। तो वहां से यहां से भी अपन निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु पर, भाई ऑब्वियस बात है, इस बॉल ने दीवार पे लगाया होगा बल, तो दीवार ने भी उसके ऊपर लगा दिया होगा, ले भाई तू भी ले ले मेरे से बल। ठीक है, क्योंकि बल जो होते हैं हमेशा, जो फोर्सेस होते हैं वो हमेशा पेयर्स में होते हैं, युग्म में होते हैं। ठीक है, तो हर मतलब बॉल की दिशा, अब देखो संवेग में परिवर्तन की दिशा इधर आ रही है ना, मतलब दीवार ने मेरे पे इधर बल लगाया तभी तो मेरा संवेग परिवर्तित हुआ। तो अगर मेरे पे दीवार इधर बल लगा रही, नेगेटिव आ रहा ना, इस बेसिस पे बोल रहा हूं मैं, तो दीवार अगर मेरे संवेग में इधर परिवर्तन कर रही है तो कहीं ना कहीं मैंने बॉल ने उस पर बल कहां लगाया होगा, इधर। ऑब्वियसली जिस दिशा में उसने मेरे पे बल लगाया, भाई ये संवेग में परिवर्तन बॉल में हुआ, किसकी वजह से हुआ, क्योंकि दीवार ने बल लगाया। तो दीवार ने मेरे ऊपर कहां बल लगाया, इधर, तभी तो मेरा संवेग नेगेटिव आ रहा है और इसलिए आवेग भी नेगेटिव आ रहा है। लेकिन मैं दीवार पे कहां लगाऊंगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमारे बॉल द्वारा जो बल लगाया गया उसकी दिशा कहां पे होगी, राइट हैंड साइड की तरफ, यानी इधर की तरफ। ठीक है, तो आप लिख दीजिएगा राइट हैंड साइड की तरफ। ओके, तो हमने पहला क्वेश्चन तो इजीली कर लिया, क्योंकि पहले क्वेश्चन में ऐसा कुछ था ही नहीं। तो पहला पार्ट हमारा ये हो गया ए वाला डायग्राम का। चलो अब इसका दूसरा पार्ट अपन देखते हैं। दूसरा पार्ट देखें अपन कि भाई ये वाला जो केस है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो देखो तो इस वाले के अंदर जो हमारी बॉल है वो ऐसे गई और ऐसे टकरा के वापस आ गई। ठीक है, हर बार उसने, दोनों बार उसने 30 डिग्री का कोण बनाया। यहाँ पे भी उसने 30 डिग्री का कोण बनाया और यहाँ पे भी उसने 30 डिग्री का कोण बनाया, गई भी यू से और आई भी यू से। ठीक है, अब ये जो प्रॉब्लम है ना, क्योंकि इसमें जो हमारी बॉल जा रही है ना वो किसी ना किसी कोण पे जा रही है, तो ऑब्वियस ही बात है, अब ये मतलब सरल लेके तो हुआ नहीं, कुछ ना कुछ कोण बना रही, मतलब 2D की बात चल रही है। ऐसी जब भी हमारे पास प्रॉब्लम आती है तो हम इस केस में, ऐसी प्रॉब्लम्स में सबसे पहले उनके घटक करते हैं। ठीक है, जो भी वेग का हमें दे रखा है उसका सबसे पहले हम क्या करते हैं, घटक करते हैं। तो अपने को भी यहाँ पे पहले क्या करना पड़ेगा, घटक करना पड़ेगा। अब देखो घटक कैसे होंगे, अब अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं जब बॉल टकरा रही है। ठीक है, जब वो टकरा रही है, तो जब बॉल टकराती है, तो जब बॉल टकराती है तो देखो ये हमारी सरफेस, और हमने बॉल को इस तरीके से मारा। अभी हमारे यहाँ पे घटक वियोजन बहुत हेल्प करेगा और ये 30 डिग्री कोण बन गया यू वेग से। ठीक है, अभी आपको थोड़ा सा कुछ समझना पड़ेगा कि भाई मुझे यू के घटक करने हैं, लेकिन जनरली अभी तक जो हमारे पास क्वेश्चन होते थे ना, जैसे मान लो ये यू है, इस दिशा में चल रहा है, अगर मान लो ये थीटा रखा होता आपका, तो आप क्या बोल देते सर ये यू कॉस थीटा, क्योंकि ये थीटा इसी के साथ बन रहा है, और ये वाला क्या हो जाता यू साइन थीटा। ठीक है, ऐसा अपन बोल देते, लेकिन मेरे पास कोण ऐसे दे ही नहीं रखा। अब क्या करूं, तो कुछ नहीं करना, ध्यान से देखोगे तो हम इसको ऐसा बना सकते हैं, है ना, सॉरी इसको ऐसा बना सकते हैं। अब कैसे बनाएंगे, देखो ये हमारा, अगर मैं यहाँ पे भी एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर दूं आप लोगों के लिए, देखो मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी, जेड बनता हुआ दिख रहा है, जेड ये इसके समांतर है, तो ये भी हमारा कितना हो गया, ये हमारा कोण हो गया 30 डिग्री। ठीक है ना, इस यू को हटा देते थोड़ा, यहाँ से यू को थोड़ा नीचे लिख देते हैं अपन, है ना, ये यू है और ये 30 डिग्री। तो अब देखो वैसी केस बन गया, ये इस तरीके का कुछ कहानी हो गई, तो ये 30 डिग्री, ये हो गया हमारे पास u, ये हो गया u cos 30 डिग्री, और ये नीचे वाला हो गया हमारे पास u sin 30 डिग्री। तो ये किस दिशा का घटक है, x दिशा का घटक है, तो इसे हम बोल देते हैं ux। ये किस दिशा का घटक है, y दिशा का घटक है, तो इसको बोल देते हैं अपन y। ठीक है, सिंपल।
अभी देखो टक्कर तो खा गई है, अब टकरा के वापस भी तो आएगी। तो देखो टकरा के वापस आने के बाद क्या होगा, तो देखते हैं। टकरा कर वापस आने पर, ठीक है, टकरा के वापस आ रही है। देखो ये सरफेस, ये टकरा के आई वापस, ux से आई, ये हो गया हमारे पास 30 डिग्री का। अभी तो टेंशन ही नहीं है, अभी तो आराम से हो जाएगा। देखो ये व्यू है ना, तो एक तो इस दिशा का कटा हुआ, इसको हम बोल रहे हैं u cos 30 डिग्री, ठीक है। और एक को किसी दूसरे कलर से बना देते हैं, मान लो ग्रीन ले लिया अपन ने, और ये वाला हमारा हो गया u sin 30 डिग्री। क्योंकि ये टकरा के वापस आ रही है, हमारे लिए तो अंतिम वेग है, तो हम इसे बोल देते हैं कि ये इसका x दिशा में अंतिम वेग है और ये इसका y दिशा में अंतिम वेग है, ठीक है। चलो मैं नीचे लिख देता हूं, ये v1। अब लेकिन जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो हमें साइन का स्पेशली ध्यान रखना है। जैसे पिछले केस में देखो, एक दिशा को मैंने सीधा सीधा धनात्मक मान लिया था, एक को ऋणात्मक मान लिया था, अभी भी वैसा ही करना है। लेकिन अभी x अक्ष और y, x के साथ साथ y भी है, तो मैं इसको बोल देता हूं, ये शायद पेन नहीं दिख रहा, तो इसको हम बोल देते हैं ये प्लस है, ये हमारा क्या है, माइनस है। ऐसे ही नीचे आएगी तो मान लो माइनस ले लिया, क्योंकि नीचे माइनस y होता है वैसे इस अकॉर्डिंग, और ऐसे ऊपर को मैंने क्या ले लिया, प्लस। अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप जो मैं बोल रहा हूँ वही लो, आप चाहो तो ऊपर ऋणात्मक ले लो, नीचे धनात्मक ले लो, या इधर ऋणात्मक ले लो, इधर धनात्मक ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक धनात्मक होनी चाहिए, ऋणात्मक, ऐसे नहीं दोनों को ऋणात्मक बना, फिर तो गेम ही खत्म है, ठीक है। तो अपने को बस डायरेक्शन देखनी है। देखो ux की दिशा कहाँ है, एरो की डायरेक्शन देखो उधर आ रही है, तो कोई टेंशन नहीं, हमने लिख दिया u cos 30 डिग्री। ऐसे देखो ui देखो अब कहाँ जा रहा है, नीचे। अच्छा ये u था ना, हमने v कैसे लिख दिया ऐसे, सॉरी बच्चों ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। ये u है हमारा प्रारंभिक वेग था ना, ये प्रारंभिक के लिए था जब टकरा रही थी, और टकरा के वापस आई तो अपन ने भी लिखा। तो देखो ये कहाँ जा रही है, नीचे, नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव, तो ये माइनस का u और ये साइन 30 डिग्री। वैल्यूज रखना चाहो तो अभी रख लो, तो बाद में रख लेना। ऐसे vx देखो विपरीत दिशा आ गई भाई, गड़बड़ हो गई, तो इसलिए माइनस का u cos 30 डिग्री। ऐसे ही y की डायरेक्शन देखो, y की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, पहले भी बेचारी इधर ही थी, अभी भी बेचारी इधर ही है। तो देखो इसके अंदर भी माइनस का आएगा u sin 30 डिग्री, क्योंकि हमने नीचे की दिशा को क्या माना है, ऋणात्मक। अब मान लो आपने नीचे की को धनात्मक माना होगा, तो दोनों वैल्यूज धनात्मक आएगी, ठीक है, उसी से फर्क नहीं पड़ता है। बस आप लिख देना, जैसे पिछले वाले केस में हमारा नेगेटिव आंसर आ रहा था, क्योंकि हमने ये वाली दिशा को नेगेटिव माना था, तो मैंने बोल दिया कि जो बॉल है उसका जो आवेग में परिवर्तन है वो मेरी तरफ होगा, ठीक है ना, मेरी तरफ आएगा, इधर की तरफ। बस आपको मेंशन कर देना लास्ट में। तो हमारे पास आ गए हैं चारों मान, तो बस अपने को, क्योंकि हमें आवेग निकालना आई x दिशा में, संवेग में परिवर्तन x के लिए, ऐसे ही y के लिए निकालना है तो आई y संवेग में परिवर्तन y के लिए, ठीक है। बस एक x के लिए करेंगे और एक y के लिए। देखो x के लिए क्या होगा, m vx माइनस m, आप इसमें से m कॉमन ले लो, अंदर हो गया vx माइनस ux। vx कितना है, vx ये रहा, माइनस का u cos 30 और ये हमारे पास u cos 30, तो लिख देते हैं इसको, ये है माइनस का u cos 30, ये हमारे पास u cos 30 और ये m एज इट इज। अब देखो बच्चों कोई मुश्किल नहीं है, -1 -1 -2 होता है, तो माइनस u cos थीटा माइनस का u cos थीटा माइनस का 2u cos थीटा होगा। थीटा मतलब 30 डिग्री, जो भी हमारा एंगल है, तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस का 2mu cos 30 डिग्री। और आई होप सब बच्चों को cos 30 का मान पता है, √3/2, ठीक है। तो कुल मिला के आंसर आया माइनस का mu √3। ये किस दिशा के लिए, x के लिए, ये सिर्फ x के लिए था। अब y के लिए देखते हैं, तो क्या m vy माइनस का vx, m तो m ही है, vx का मान देखो कितना है,
ये भी माइनस का यू साइन थीटा, ये भी माइनस का यू साइन थीटा, माइनस का यू साइन 30 डिग्री, फिर ये फॉर्मूले का माइनस, और वहां पे था माइनस का यू साइन 30 डिग्री। भाई साहब माइनस माइनस प्लस हो गया, तो एम माइनस का यू साइन 30 डिग्री और ये प्लस यू साइन 30 डिग्री, इसका तो गेम ही खत्म है ने। ये दोनों कट गए, y दिशा में संवेग में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए आवेग भी नहीं लगा। ठीक है, x दिशा में लगा लेकिन y में नहीं लगा। ठीक है, आई होप ये चीज सबको अच्छे से क्लियर हुई होगी। डायरेक्शन का स्पेशली ध्यान रखना, तो क्वेश्चन गड़बड़ होने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड वाले केस के लिए अपन ने आवेग निकाला, और ये हमने फर्स्ट वाले केस के लिए आवेग निकाला। यहाँ पे भी आवेग x के लिए आया था, वहां पे भी x के लिए आया। अच्छा, हमें इसने क्या बोला, हाँ बल की दिशा अपन ने निकाल ली, भाई दोनों केस में नेगेटिव आ रहा है, यानी बल गेंद ने प्रत्येक गेंद के कारण दीवार पर, गेंद के कारण दीवार पर, तो बल अगर मेरे को इधर पुश कर रहा है तो मैं एज अ बॉल उसको उधर ही तो पुश करूंगा, तभी तो मुझे इधर पुश करेगी। ठीक है, तो गेंदों ने बल दीवार पे कहाँ लगाया, राइट हैंड साइड की तरफ, इधर की तरफ। ठीक है, ओके, इनके आवेगों का अनुपात निकालना, ये इसका आवेग है और ये इसका आवेग है। ठीक है, तो मान लो उसको I1 ले लो, उसको I2 ले लो, तो I1 के लिए कितना आ रहा था हमारे पास, मैं ही भूल गया, माइनस का 2mv। वैसे माइनस नहीं लगा होगा तो चलेगा क्योंकि दिशा बता रहा है सिर्फ, और ये माइनस का mu√3। ठीक है ना, माइनस नहीं लगाते तो भी चलता है, तो अनुपात आ गया 2√3, इस सेकेंड वाले का आंसर है। ठीक है, जैसे हम और क्या लिख सकते हैं, 2:√3। ठीक है, तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, बेसिक सा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलो तो चलते हैं आज हमारे टॉपिक पे, काफ़ी टाइम बाद जो है, काफ़ी देर हो गई और फाइनली अपन अपने टॉपिक पे पहुंचे। तो यहाँ पे आपको बहुत खतरनाक से GIF दिख रहे होंगे, जो कहीं ना कहीं कॉमेडी में आपने देखे होंगे। ठीक है, तो आज एक्चुअली हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि एक ही वस्तु पर बहुत सारे बल उसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे तो मुझे ऐसे ही GIF मिल पाए कि एक कुत्ता और बिल्ली झगड़ रहे हैं, एक ही मालिक के हैं, और ये जो कुत्ता बिल्ली है, एक जो है शान बिया का है, ये बिल्ली जो शान बिया की है, और ये जो डॉगी आपको दिख रहा है ये हमारे फिरोज बिया का है, और दोनों जो हैं इनके डॉगी और ये जो कैट है इनकी, ये एक ही चीज़ के लिए झगड़े जा रहे हैं। ठीक है, तो इस जो इनके बीच में एक छोटा सा जो हड्डी है उसके शेप का एक इन्होंने टॉय बना रखा है, वो खींच रहे दोनों। तो इस वस्तु पर जो बल लग रहा है ना, एक ही वस्तु पर अगर बहुत सारे बल लगने लग जाए, उसको अपन बोलते हैं संगामी बल। अब जैसे यहाँ पे देखो, ये डॉगी और उसका मालिक जो है वो दोनों एक टी-शर्ट को खींच रहा है, तो यहाँ पर भी एक ही वस्तु है और उस पर 2 बल लग रहे हैं। हो सकता है 2 हो, 2 से ज्यादा हो, 2, 4, 6, 8, 10, 1 करोड़ भी लग रहे हो, तो उससे हमें मतलब नहीं है। तो अगर एक वस्तु पर बहुत सारे बल लग रहे हों तो इस तरीके के बलों को हम बोलते हैं संगामी बल। तो देखो हमारी डेफिनेशन यही है कि यदि किसी वस्तु पर कार्यरत सभी बल उसके एक ही बिंदु पर कार्यरत हो, ऐसे नहीं कि एक कहीं जा रहा है एक कहीं जा रहा है, वहां पे आप एक चीज नोटिस करो, वस्तु के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सारे फोर्सेस लग रहे थे। ठीक है, उसको अपन बोलेंगे संगामी बल। अब जैसे ये है, ये हमारी चिंकी मैडम की बेटी है, ये मिंकी चिंकी मैडम देखी ना अपन ने, तो ये उनकी बेटी है छोटी, चिंकी मैडम की बेटी मिंकी, और ये हमारे शान भैया के परम मित्र, इनका नाम है गोपाल जी। ठीक है, और ये हमारे फिरोज भैया के, फिर ये चांद भैया जो है ना, ये इन्हीं चोर के पीछे भागे थे शान भैया, तो ये चोर है वो हमारा शान भैया जिनके पीछे भागे थे। तो तीनों मिलकर के एक बुक को खींचने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, तो सब के सब बल जो है कुल मिला के एक ही बिंदु पर लग रहे हैं। इस तरीके के बल को हम बोलते हैं संगामी बल। इंग्लिश में इसको बोलते हैं अपन कॉन्करेंट फोर्सेस। कॉन्करेंट का मतलब ही होता है एक बिंदु से गुजरने वाली, मैथ में भी होता है ना संगामी रेखाएं, एक ही बिंदु से गुजरने वाली। वैसे यहाँ पे भी कॉन्करेंट फोर्सेस, एक ही बिंदु पर लगने वाले बल। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों मिलकर के इसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस एक ही बिंदु पर जो बल लग रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे, संगामी बल। अब अपने को पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है इन संगामी बलों का संतुलन,
कि भाई ये सारे फोर्सेस, ये सारे बल एक दूसरे को बैलेंस करके बैठ गए और ये जो वस्तु थी हमारी वो कहीं नहीं गई। जैसे हमारे केस में तीनों ने मिलकर ऐसा खींचा इसको कि ना बुक किसी के पास नहीं जा रही, ना तो ये चिंकी मैडम की बेटी मिंकी के पास जा रही है, ना शान भैया के फ्रेंड गोपाल जी के पास जा रहे हैं, ना इस चोर के पास जा रहे हैं। तो बेसिकली हम कोशिश करते हैं कि जो संगामी बल है, जो भी बल लग रहे हैं वस्तु पे, वो सब बैलेंस हो जाए, संतुलित हो जाए, तो वस्तु किसी की दिशा में नहीं जाएगी। तो हमें करना यही है आज के टॉपिक में, चैप्टर के आगे के पार्ट में। पहले मैं आपको बता देता हूं क्या क्या कहानी लिखी है। कोई वस्तु संगामी बलों के प्रभाव में साम्यावस्था में कही जाती है यदि उसकी विराम अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में कोई भी परिवर्तन ना हो। इसका क्या मतलब है कि हम कब बोलेंगे कि कोई भी वस्तु जो है संगामी बलों के कारण संतुलन में है? पहला केस, या तो विराम में है तो विराम में रहे, या तो फिर अगर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, एक नियत वेग से गतिशील है तो वो उसी वेग से गतिशील रहे। ठीक है, चाहे उस पर बल लग रहे हैं, मतलब सारे के बाद सारे बल लग भी रहे हैं तभी भी। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है? संगामी बलों के प्रभाव में वस्तु के साम्यावस्था में रहने के लिए वस्तु पर कार्यरत सभी बलों का सदिश योग 0 होना चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम बोल रहे हैं ना कि संगामी बलों के कारण वस्तु जो है वो संतुलित अवस्था में, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो वस्तु है उस पर लगने वाले बलों का सदिश योग 0 है। ठीक है ना, सदिश योग का मतलब उनका जो भी मैं नेट रिजल्टेंट निकालूंगा वो 0 आएगा। करेंगे क्वेश्चन तो क्लियर हो जाएगा। गणितीय रूप से हम ऐसा लिख सकते हैं कि x दिशा में जो कुल बल है, ये हमारा थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ये हमारा ऐसा होगा, x दिशा में जो बल है वो 0 हो जाए, ऐसे ही y दिशा में बल जो है वो भी 0 हो जाए, और ऐसे हमारा z दिशा में x नहीं है, सिर्फ ये y नहीं है, और ऐसे ये भी z नहीं है। ठीक है ना, ऐसे वो z दिशा में लगने वाले कुल बल भी कितने हो जाए हमारे? 0। तो अगर ऐसा है तो अपन बोलेंगे कि वस्तु किसमें? साम्यावस्था में। x में भी बल 0 लग रहे हैं, y में भी 0 लग रहे हैं और z में भी 0 लग रहा है। तो देखो अपन ने इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे बताया। तो मान लो ये एक जो हमारा पिंक कलर का एक, ये किसी f1 वेक्टर को बता रहा है, ये किसी f2 वेक्टर को बता रहा है, और ये किसी f3 वेक्टर को बता रहा है। अब दिख रहा है कि तीनों ऐसे चक्कर में चल रहे हैं। तो जब भी हमें चक्रीय सदिश मिलते हैं तो उन सदिशों का योग हमेशा कितना होता है? 0। तो यहाँ पे f वेक्टर प्लस f2 वेक्टर प्लस f3 वेक्टर किसके बराबर आएंगे? 0 के। ठीक है, तो कुल मिला के बात क्या है? बात यह है कि उनका सदिश योग क्या हो जाना चाहिए? 0। सदिश योग का मतलब है x दिशा में बलों का मान 0, y दिशा में बलों का मान 0 और z दिशा में बलों का मान क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो इस तरीके से हम बोलेंगे कि वस्तु जो है वो साम्यावस्था में है, या जो उस पर संगामी बल लग रहे हैं वो बिल्कुल संतुलित है। ठीक है, एक लामीज प्रमेय जो थी हमने पहले भी पढ़ी है, अभी एक बार और पढ़ रहे हैं। तो मान लो कि वस्तु पर 3 बल हो सकते हैं, 3 सदिश हो सकते हैं। तो हम बल ले रहे हैं, तो मान लो ये f1 को बता रहा है, f1 वेक्टर को, ये मान लो f2 वेक्टर को बता रहा है, और ये f3 वेक्टर को बता रहा है ना, और तीनों के तीनों किसी एक कॉमन पॉइंट पे लग रहे हैं, किसी एक कॉमन पॉइंट पे। मान लो f1 के सामने वाला कोण क्या है? मान लो अल्फा। f2 के सामने वाला कोण क्या है? मान लो बीटा। ऐसे ही f3 के सामने वाला कोण क्या है? ये हमारा गामा। ठीक है, तो लामी की प्रमेय क्या बोलती है कि भाई f1 लिख रहे हो ना सिर्फ परिमाण, तो उसके नीचे उसके सामने जो कोण था ना, अब जैसे f1 के नीचे सामने कौन है? अल्फा, तो उसका साइन। ऐसे ही f2, तो उसके सामने वाला कोण देखो, ये रहा f2, और इसके सामने वाला कोण है बीटा, तो ये हो गया हमारे पास साइन बीटा। ऐसे ही f3 और इसके सामने वाला कोण देखो कितना है? गामा, तो ये हो गया हमारे पास साइन गामा। तो ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। ये अपन ने पहले भी पढ़ी है, वापस क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपके दिमाग में जो ये जो चीज़ें स्टोर होती है ना, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में हो जाती है, थोड़ा वापस रिकॉल हो जाए इसलिए मैंने बताई। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। जो सदिश वाला जो चैप्टर था ना हमारा, चैप्टर नंबर 3, उसमें अपन ने रिजल्ट प्रूफ करा था। ठीक है, चलो आते हैं अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पे इस चैप्टर की, उसको हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, मुक्त आरेख। कैसे अपन बनाते हैं किसी भी कण का? फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या होता है मैं आपको थोड़ा बता दूं, इस चैप्टर में बार बार अपन यूज करेंगे क्योंकि काफी हेल्पफुल रहता है। तो होता क्या है फ्री बॉडी डायग्राम? फ्री बॉडी डायग्राम में हम किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों को, जितने भी उसके ऊपर फोर्सेस लग रहे हैं, उसको, उस वस्तु को अलग निकाल लेंगे उस सिस्टम में से, और उस पर जितने भी बल लग रहे हैं उसको दर्शा देंगे।
तो हमारा सिस्टम को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, सिस्टम में से निकाय में से उस वस्तु को बाहर निकालेंगे, उस पर जितने भी बल लग रहे हैं उसको मार्क करेंगे, उसका FBD बन जाता है। इसको शॉर्ट में बोलते हैं FBD, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ना फ्री बॉडी डायग्राम, तो इसको बोलते हैं FBD। बहुत बार आपने नाम कईयों के मुंह से सुना होगा। तो देखो क्या लिखा है हमने, किसी निकाय के जिस भाग का मुक्त आरेख बनाते हैं उसे निकाय से अलग करके उस पर लगने वाले सभी बलों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त किया जाता है, इसे ही हम बोलते हैं उस वस्तु का मुक्त आरेख। ठीक है ना, यहाँ से इसको शॉर्ट में अपन बोलते हैं FBD, सिंपल FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। सारे चीजों में से उसको मुक्ति दिला दो। ठीक है, तो ये हमारा क्या है M1। तो देखो जैसे अब ये हमने घिरनी का एग्जाम्पल दिया है, और इस पे कौन से बल लग रहे हैं कौन से नहीं लग रहे हैं वो भी अपन बाद में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको बता देता हूँ, इस पे एक टेंशन फोर्स लग रही है T1, ठीक है ना, इस पे भी टेंशन फोर्स पूरी की पूरी एक कॉमन रोप है, रस्सी है, तो इस पे बल लग गई है F1। ठीक है, ऐसे ये जो वस्तु है इसको गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ खींच रहा है, तो ये लग गया इसके ऊपर M1G। ठीक है ना, ऐसे वो वाली वस्तु जो है उस पर भी एक गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है नीचे M2G। ठीक है, और ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है पुली की वजह से इस तरीके से नीचे जा रहा है। ये क्या है क्या नहीं कैसे वो बात करेंगे, बस मैं आपको बता रहा हूँ फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं। और ये पूरा का पूरा सिस्टम A त्वरण से ऐसे घूम रहा है, मतलब ये बाहरी है ना इसलिए नीचे गिर रहा है, तो इनका एक कॉमन एक्सेलरेशन है, एक त्वरण है हमारा। ठीक है, उभयनिष्ठ त्वरण, उसकी वजह से मान लो ना एक भारी चीज है एक हल्की चीज है तो ऐसे तो जाएगी, इस तराजू में जाती है ना, वैसे गिरने के ऊपर है। तो जैसे मान लो मुझे इस वस्तु का M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो मैं देखो क्या बोलूंगा, भाई ये मैंने M1 वस्तु बनाई। अब मैंने देखो M1 पे कौन कौन से बल लग रहे हैं, मैंने कहा M1 पे नीचे लग रहा है, तो मैंने बोला यार एक M1G लग रहा है। फिर मैंने बोला यार जो M1 है उस पर एक त्वरण लग रहा है T1, सॉरी M1 पे एक तनाव बल लग रहा है T1 ऊपर की तरफ, और पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ जा रहा है A त्वरण से। ठीक है, अब अगर हमने इतना कर लिया तो बस, क्योंकि हम बढ़ रहे हैं संगामी बलों का संतुलन, तो हमें बस बल को बैलेंस करना है कि भाई ये बल और ये बल। अब देखो हमारा पूरा का पूरा सिस्टम का जा रहा है ऊपर जा रहा है ना, वैसे ही संगामी बल में नहीं है क्योंकि पूरी तरीके से बैलेंस्ड नहीं है। ठीक है, पर आपको सिर्फ मैंने फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाना सिखा दिया कि फ्री बॉडी डायग्राम इसका कैसे बनाते हैं। ठीक है, ऐसे मान लो दूसरी वस्तु का मुझे बनाना है M2 का, तो देखो M2 कहाँ पे लग रहा है, नीचे की तरफ M2G। आपका जो त्वरण है T2 का लग रहा है ऊपर की तरफ, और त्वरण का लग रहा है, तो ये M2 का FBD है। ये क्या है, M2 का FBD, और एक इसका वो है FBD M1 का। ठीक है ना, तो हमें M1 और M2 का FBD मिल गया, M1 का भी मिल गया और M2 का FBD मिल गया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या कैसे बैलेंसिंग होती है वो अपन पढ़ेंगे, बस अभी अपन ने सिर्फ FBD बनाना सीखा है, FBD बनाते कैसे हैं। ठीक है, चलो इसके ऊपर एक प्यारा सा प्रश्न है, ये हमारी NCERT का क्वेश्चन है और आज हमारे इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हम संगामी बलों को लगाने की कोशिश करेंगे पूरी जोड़ तोड़ लगा के। तो मैं हट जाता हूं, आप कोशिश करिए, पहले तो आराम से इसको रीड करिए, पॉज वॉज करके फिर करिए। ठीक है, चलो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन अपने को बोल रहा है कि 6 kg सन्नति के किसी पिंड को, तो मतलब 6 किलो का कोई सन्नति का कोई वस्तु, सन्नति मतलब मैंने आपको बोला ना, सन्नति का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान। तो 6 किलो की कोई वस्तु है, ठीक है, उस पिंड को छत से 2 मीटर लंबाई की डोरी द्वारा लटकाया जाता है। तो ये आपकी क्या बोलते हैं, वो है वस्तु है, उसको 2 मीटर की वस्तु लटका दिया अपन ने रस्सी से। तो मान लो अपन ने 2 किलो की वस्तु से 6 किलो की वस्तु को 2 मीटर लंबी रस्सी से लटका दिया ऐसे। ठीक है, इसके बाद इसके मध्य बिंदु से यानी बिल्कुल सेंटर से, यहां से मतलब 1 मीटर ऊपर छूटा 1 मीटर नीचे छूटा। चित्र में धनुषानुसार अपन ने ऐसे इधर क्षैतिज की तरफ 50 न्यूटन का बल लगा के खींच दिया। तो अब खींचेंगे तो ऐसे खींच जाएगी ना, जैसे इस डायग्राम में दिया हुआ है। खींचने के बाद ये आगे आने की कोशिश करेगी, है ना, लेकिन वस्तु का द्रव्यमान तो उसको नीचे की तरफ खींचना चाहता है, तो हमने ऐसे 50 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। तो कुछ का शेप कुछ ऐसा हो गया कि ये खिंच के आगे चली गई, लेकिन अभी भी वस्तु पे गुरुत्वाकर्षण बल तो लग रहा है, उसकी वजह से नहीं इधर जाना चाहती है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे ऐसे 50 न्यूटन का बल लगा दिया।
तो हमें बोल रहा है कि साम्यावस्था में डोरी ऊर्ध्वाधर से कितना कोण बनाएगी, कोण निकालना अपने को ऊर्ध्वाधर के साथ। क्या बोला उसने, वर्ड पकड़ो, साम्यावस्था, मतलब वस्तु पे x दिशा में, y दिशा में, अगर z पॉसिबल है तो z भी दिशा में लगने वाला नेट बल 0 है। g का मान अपने को दे रखा है, ठीक है। यानी साम्यावस्था बोलते ही समझ जाओ यार कि x दिशा में लगने वाला, y दिशा में लगने वाला और z दिशा में लगने वाला कुल नेट बल कितना है, 0। z तो चलो यहाँ पे है नहीं। चलो अब अपन इसका FBD बनाते हैं। FBD बनाने से पहले कुछ फोर्सेस को तोड़ मरोड़ लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अब वस्तु का द्रव्यमान कितना था, 6 किलो, तो वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। तो मैं डायग्राम यहाँ बना देता हूँ, क्योंकि वहां बनाऊंगा ना तो आप चीटिंग कर लोगे। तो देखो कुछ ऐसी सीन है, ये 6 किलो की वस्तु है। सबसे पहले तो देखो इस पर टेंशन फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, क्योंकि पूरी की पूरी रस्सी एक ही है ना, तो अपने को अलग अलग टेंशन नहीं लगाना, पूरी रस्सी में एक ही जैसा टेंशन लगेगा, ठीक है। तो ये टेंशन फोर्स यहाँ पे लग गया। और क्या बोलते हैं, अगर मैं इस बिंदु को भी लेके चलूं तो इस बिंदु पर देखो एक बल यहां लग रहा है 50 न्यूटन का, ठीक है ना। एक उसको यहां से खींचा जा रहा है, भाई हमने बोला था ना जब भी मैं कहीं टेंशन फोर्स लेना तो उस बिंदु से हमेशा दूर की तरफ लेते हैं, तो इस पे टेंशन फोर्स यहां लग गया, ठीक है। और जो इसने कोण बनाया वो थीटा अपने को निकलना है। अब वस्तु को गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ खींच रहा है, mg, m का मान कितना 6 और g का मान 10, तो 60 न्यूटन का बल नीचे लग रहा है। तो अच्छा एक चीज और, क्योंकि हमने रस्सी के एक्चुअली क्या कर दिया, अब 2 टुकड़े कर दिए। देखो अगर वैसे रस्सी अगर पूरी एक जैसी होती ना तो उसके हर भाग में लगने वाला जो त्वरण वो होता, टेंशन फोर्स होता, तनाव बल होता, उसको एक जैसा कर देते। क्यों, क्योंकि हमारे जो पूरी की पूरी रस्सी वो एक जैसी है, लेकिन क्योंकि रस्सी के फिर आपने 2 टुकड़े कर दिए ना, एक पार्ट अलग हो रहा है एक पार्ट अलग हो रहा है, तो फिर तनाव बल चेंज हो जाएगा। मान लो जैसे यहाँ पे तनाव T1 और इसको तनाव T2 बोलते हैं, पर मान लो अगर कोई इस पर बल नहीं लग रहा होता तो पूरी रस्सी में फिर तनाव एक ही जैसा मान के चलते, क्योंकि मैंने रस्सी को खींच दिया ना एक तरफ से, तो एक्चुअली रस्सी के 2 टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा ऊपर एक टुकड़ा नीचे, 1 मीटर का टुकड़ा ऊपर, 1 मीटर का टुकड़ा नीचे, ठीक है। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई। बस अब अपने को क्या करना है, बलों को जैसे मैंने आपको बोला तोड़ना मरोड़ना है। तो देखो जैसे अब मैंने पहले इस बिंदु का FBD बना देते हैं, तो इस बिंदु पर देखो 50 न्यूटन का बल इधर लग रहा है, उसके बाद देखो T1 इधर लग रहा है, ये थीटा कोण की बात चल रही है, कुछ ना कुछ थीटा कोण बन रहा है, ठीक है। अच्छा एक चीज और देखो कि है ना, ये देखो अब इस हर बिंदु पे लगेगा ना, देखो जैसे इस ब्लॉक की वजह से देखूंगा मैं, इस ब्लॉक की तरफ से देखूंगा तो T2 ऊपर की तरफ लग रहा होगा, और इस बिंदु से देखूंगा तो T1 का लग रहा होगा, T2 का लग रहा होगा नीचे। मैंने आपको बोला था जिस भी बिंदु पर हम देखते हैं उससे दूर की तरफ, तो इस बिंदु की तरफ से देख रहा हूं तो T2 नीचे की तरफ, और इस ब्लॉक की तरफ से देख रहा हूं तो T2 ऊपर की तरफ। तो इसके लिए एक और बल लग रहा है हमारा, कौन सा, T2, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अब अपने को करने टुकड़े। तो देखो T1 यहां लग रहा है, तो T1 के 2 टुकड़े हो गए, एक x दिशा में और एक y दिशा में। तो देखो जिसके साथ थीटा बनता है वो हमेशा cos, तो ये होगा हमारे पास T1 cos थीटा। ऐसे ही ये वाला क्या हो गया हमारे पास, किसी और पेन से बना देते हैं, तो ये हो गया हमारे पास T1 cos थीटा, और ये हमारे पास हो गया T1 sin थीटा, ठीक है। अगर किसी चीज के घटक कर दिए जाते हैं तो फिर वो सिस्टम में से हट जाता है, तो इसका काम हो गया। चौ खत्म। अभी देखो x दिशा में मैंने आपको बोला साम्यावस्था में, तो ये वाला बल ये वाले बल को बैलेंस करेगा, तो T1 sin थीटा बराबर 50 न्यूटन, ये हमारी पहली इक्वेशन इसके अकॉर्डिंग। ऐसे देखो ध्यान से सुनो, अब y दिशा में देखो, y दिशा में देखो T1 ऊपर लग रहा है और T2 नीचे लग रहा है, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। तो देखो कितना हो गया, T1 cos थीटा बराबर T2, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। ये हमने किसके लिए FBD बनाया है, इस बिंदु के लिए। हो सकता है बिंदु पे भी बहुत सारे बल लग रहे थे ना, इसलिए हमने उसका भी FBD बनाया। अब इस नीचे वाले का FBD बनाते हैं इस वस्तु का। तो देखो पीछे चलते हैं आगे वाले पेज पे, तो ध्यान से देखो इस वस्तु पर एक तो गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लग रहा है सिर्फ, वो कितना लग रहा है हमारा 60 न्यूटन, और एक हम वस्तु को ऊपर की तरफ T2 त्वरण से T2 तनाव बल से खींच रहे हैं, क्योंकि हमने हमेशा दूर की तरफ लेते हैं। क्यों, क्योंकि वस्तु में मतलब रस्सी में से खिंचाव उत्पन्न हो रहा है। तो ये जो हमारा, अब इसमें x अक्ष में तो कोई बल है ही नहीं, सिर्फ y बल, उसके अंदर y दिशा में T2 का मान यहाँ पे सीधा सीधा कितना है 60 न्यूटन, ये इक्वेशन नंबर 3।
अब जाते हैं वापस उन दोनों इक्वेशन पे। T1 sin थीटा बराबर 50 है और T1 cos थीटा बराबर है T2। T2 का मान कितना मिला हमें? 60। तो मैं क्या बोल सकता हूँ समीकरण 2 में के अनुसार, या समीकरण 2 में इसका मान रख दो। समीकरण 2 में रखने पर T1 cos थीटा बराबर 60 न्यूटन। हमें चाहिए क्या था? कोण। मान लो इसको डालें क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, हमें चाहिए क्या था? cos थीटा। अभी मैं वापस ऊपर एक समीकरण लिख देता हूं क्योंकि आपको पीछे देखना पड़ेगा बार बार, तो मैं लिख देता हूं। पहली समीकरण हमारी ये थी, क्या थी? 50 न्यूटन। ठीक है, ये हमारी पहली समीकरण थी, बस मैंने पीछे से कॉपी करा। हमें थीटा का मान चाहिए, साफ साफ डिवाइड कर दो ना यार। T1 से D1 गया तो समीकरण 1 को डिवाइड कर दिया हमने 4 से। देखो करते ही T1 sin थीटा अपॉन T1 cos थीटा बराबर 50/60। ये इसने मरा, ये इससे मरा, साइन अपॉन कॉस tan थीटा बराबर 5/6। tan थीटा का मान पता है? 5/6 पे नहीं पता सर, साफ साफ लिख दो। क्या भाई? थीटा बराबर tan इनवर्स 5/6। ये हमारा उत्तर है। बस एक बार वापस बता देते हैं, कॉल करना बहुत जरूरी है। इस बिंदु को ऐसे खींचा जा रहा था, अगर रस्सी सेम होती, क्योंकि खींच लिया ना बीच में से, तो रस्सी के तो टुकड़े हो गए, इसलिए यहां पर तनाव बल अलग, यहां पर तनाव बल अलग। लेकिन रस्सी अगर एक समान रूप से बीच में से खींची नहीं जा रही ना, तो उस पर तनाव बल हर जगह एक जैसा होता। लेकिन क्योंकि बीच में से खींच लिया तो तनाव बल ऊपर कुछ और होगा, नीचे कुछ और होगा, क्योंकि नीचे कुछ अलग बल रहे हैं, ऊपर कुछ अलग बल रख रहे हैं। तो हमने यहाँ पे T1 माना, दूर की तरफ लेना था, इसमें भी दूर की तरफ लेना था। तो इस बिंदु पर देखो 3 बल लग रहे थे हमारे, 50 न्यूटन, T1 और T2। फिर हमने बोला यार x और y दिशा में इसके घटक करने पड़ेंगे। तो एक x हमने यहाँ पे करा जिसके साथ थीटा बना हो cos, तो T1 cos थीटा ऊपर, T1 sin थीटा नीचे इधर। फिर हमने इसको इससे बैलेंस करा x अक्ष में, ऐसे y अक्ष में बैलेंस करा, ये आ गया। फिर हमने इस वस्तु का FBD बनाया, हम देखा इस पे 2 ही बल लग रहे हैं, एक T2 ऊपर की तरफ, एक mg नीचे की तरफ। बस फिर आराम से सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो आई होप सबको समझ आया होगा। और मेरी कुछ टॉपिक्स बचे थे, ये अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और आज की क्लास के लिए इतना ही। और जैसा कि आप सबको पता है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर और लाइक करते रहना है। और अगर कोई डाउट आए तो कमेंट में पूछना है। घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है, फालतू बाहर नहीं निकलना, थर्ड वेव आने के चांसेस है। हमारी जिम्मेदारी आप लोगों की जो पढ़ाई है वो चलती रहे, इसलिए आप घर पे रहें। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन।